इस सेशन में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में। विंडोज़ 10 में एक बेसिक पेंट ऐप बिल्कुल फ्री दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट के साथ आप बेसिक ड्राइंग्स को आसानी से कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऐसे टूल दिए गए हैं जिनसे आप आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। आइए अब हम सबसे पहले सीखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट को किस प्रकार खोला जा सकता है। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, यहाँ से ऑल ऐप्स को चुनें। यहाँ से नीचे की तरफ आते हुए आप विंडोज़ एसेसरीज़ में आए, जो W सेक्शन के अंतर्गत है। विंडोज़ एसेसरीज़ में से आप पेंट को चुन सकते हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके पास पेंट का सॉफ्टवेयर आपके सामने खुल जाएगा। मैं यहाँ से अभी इसे क्लोज कर देता हूँ। पेंट ब्रश खोलने के लिए आप स्टार्ट के बिल्कुल साथ में सर्च टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको यहाँ पे P ब्रश लिखना है। अभी मैंने P ब्रश पूरा नहीं लिखा है, परंतु सर्च बॉक्स ने मुझे पहले से ही उसका बेस्ट मैच दिखा दिया है। जैसे ही यहाँ मैं क्लिक करता हूँ फिर से यहाँ से पेंट खोला जा सकता है। मैं फिर से यहाँ इसको क्लोज कर देता हूँ। आप चाहें तो पेंट का शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे भी बना सकते हैं। उसके लिए ऑल ऐप्स पे जाएं, फिर से W सेक्शन के अंतर्गत विंडोज़ एसेसरीज़ में जाएं और यहाँ पे आपके पास पेंट है। शॉर्टकट बनाने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करें। आप चाहें तो पिन टू स्टार्ट कर दें। इससे ये पेंट राइट हैंड साइड वाले बने हुए टाइल्स मेन्यू में आ जाएगा। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये अवेलेबल हो गया है। यदि मैं राइट क्लिक करके इसको पिन टू टास्क बार कर देता हूँ तो यहाँ नीचे टास्क बार में ऐड हो जाएगा। मैं कभी भी इन पिन किए गए आइकॉन्स को हटा सकता हूँ। राइट क्लिक करूँगा मैं यहाँ से और यहाँ पे मैं अनपिन कर सकता हूँ इस प्रोग्राम को। देखिए मैंने इसे यहाँ से हटा दिया है। चलिए अब पेंट सीखते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बेसिक्स और एडवांस फीचर्स की जानकारी लेते हैं। मैं इसे क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। आइए अब हम माइक्रोसॉफ्ट के पेंट ऐप के इंटरफेस के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ यदि आप शुरू में देखें, सबसे ऊपर वाली पट्टी, जो सबसे ऊपर वाली बार है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। इसके बिल्कुल लेफ्ट सेक्शन में कोने की तरफ क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे आप वो बटन ऐड कर सकते हैं जिनका आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यहाँ अनटाइटल्ड पेंट लिखा हुआ है। यहाँ ये जो टाइटल बार का हिस्सा है, यहाँ पे जब आप फाइल सेव कर देते हैं तो उस फाइल का नाम यहाँ पे आ जाता है। राइट हैंड साइड पे 3 बटन दिए गए हैं। एक मिनिमाइज़ करने के लिए पेंट को, दूसरा रिस्टोर या मैक्सिमाइज़ करने के लिए, और तीसरा बटन क्लोज करने के लिए। और जैसे ही मैं रिस्टोर क्लिक करता हूँ बटन को तो पेंट का साइज़ छोटा हो जाता है। दोबारा क्लिक करता हूं तो साइज़ फिर से बड़ा हो जाता है। इसी तरह से मिनिमाइज़ का बटन है। जब मैं यहां क्लिक करता हूं तो डेस्कटॉप से पेंट ऐप हट जाती है, परंतु यहां एक छोटे से आइकॉन के रूप में टास्क बार पे अवेलेबल हो जाती है। जब मैं अपने माउस को टास्क बार पे बने हुए पेंट के आइकॉन पे लेके जाता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। यदि मैं माउस को थोड़ा सा ऊपर करूँ तो फिर से पेंट फुल फ्लैश स्क्रीन पे दिखाई देना शुरू हो जाता है, और यदि मैं क्लिक कर दूँ तो फिर से पेंट अपने ओरिजिनल साइज में मेरे सामने अवेलेबल हो गया है। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे हमारे पास पेंट को प्रयोग करने के लिए टैब्स दी गई हैं। यहाँ पूरा का पूरा मेन्यू जो है वो टैब्स में बटा हुआ है। जैसे फाइल टैब पे क्लिक करते ही आपके पास नीचे की तरफ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है। यदि दोबारा मैं फाइल पे क्लिक करूँ तो ये मेन्यू फिर से बंद हो जाता है। होम टैब पे क्लिक करते देखें आपके सामने एक होम टैब का एक रिबन खुल जाता है जिसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स और कमांड्स हैं। इसी तरह से यदि मैं व्यू पे क्लिक करता हूं तो फिर से एक रिबन नीचे की तरफ व्यू टैब के लिए खुल जाता है। यहाँ पे यदि मैं होम टैब पे वापस आऊं तो पेंट्स की कमांड्स को ग्रुप्स में अरेंज किया गया है। देखिए जैसे हमारे पास सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप का नाम है, और यदि आप यहाँ देखें तो एक पतला सा सेपरेटर का निशान है जो वर्टिकल दिया गया है, यानी कि पतली सी लाइन दी गई है जो इस ग्रुप को अगले ग्रुप से विभाजित या अलग करती है। यदि हम पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप में देखें, कट, कॉपी और पेस्ट को शामिल किया गया है क्लिपबोर्ड में। अगला ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है इमेज में सेलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज, रोटेट जैसी ऑप्शंस को शामिल किया गया है। इस तरह से टूल्स, शेप्स और कलर्स के रूप में काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं और उनके अनुसार उनकी कमांड्स भी उनके अंदर शामिल की गई हैं। आप चाहें तो इस रिबन को कोलैप्स या एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ छोटा सा एक बटन बना हुआ है मिनिमाइज़ करने के लिए रिबन को।
जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे पास पेंट में जो होम टैब खुली हुई थी वो मिनिमाइज़ हो गई है। और यदि मैं फिर से इसको वापस लाना चाहता हूँ तो फिर से माउस को यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर से मेरे पास वो टैब अवेलेबल हो गई है। इस प्रकार मैं अपना वर्क स्पेस या एरिया ऑफ वर्क बढ़ा सकता हूँ मिनिमाइज़ करके टैब को। टैब्स के बिल्कुल नीचे हमारे पास ड्राइंग एरिया दिया गया है, जहाँ पे आपको ये जो वाइट स्पेस नज़र आ रहा है ये एक्चुअल में हमारे ड्राइंग करने के लिए एक शीट अवेलेबल है और ये ड्राइंग एरिया कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट के ऐप के अंदर। इस ड्राइंग एरिया को मैं आसानी से बड़ा या छोटा कर सकता हूँ अपनी आवश्यकता अनुसार। इसके लिए आप देखें यहाँ डॉट्स दिए गए हैं, एक ये डॉट है, उसके पश्चात ये डॉट है, यहाँ पे भी। जिस तरफ मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ या छोटा करना चाहता हूँ उस तरफ खींचूंगा इसे मैं। यदि बाहर की तरफ मैं इस ड्राइंग एरिया को खींचता हूँ तो मेरे पास स्पेस बढ़ जाता है ड्राइंग करने के लिए, परंतु यदि अंदर की तरफ करता हूँ तो ये ड्राइंग स्पेस छोटा हो जाता है। इस प्रकार मैं अपने ड्राइंग स्पेस को बड़ा या छोटा भी कर सकता हूँ। नीचे की तरफ मेरे पास एक स्टेटस बार अवेलेबल है। स्टेटस बार आपको समय समय पर बहुत सारी जानकारियाँ देती है आपके टूल्स के अनुसार, लोकेशन ऑफ माउस, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। स्टेटस बार में सबसे राइट हैंड साइड पे जूम का बटन है। यदि आप इस जूम के स्लाइडर को लेफ्ट साइड की तरफ खींचते हैं तो देखिए जूम लेवल छोटा होता जा रहा है, और यदि मैं इसे राइट हैंड साइड की तरफ खींचता हूँ तो जूम लेवल बड़ा हो जाता है। स्लाइडर को पकड़ के भी मैं लेफ़्ट या राइट मूव कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो माइनस बटन पर क्लिक करके या प्लस बटन पर क्लिक करके भी जूम साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। यदि आपका ड्राइंग स्पेस स्क्रीन से बड़ा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो आपके पास स्वयं ही यहाँ पे 2 स्क्रॉल बार अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड की तरफ वर्टिकल स्क्रॉल बार अवेलेबल हो गई है। इस स्क्रॉल बार को मैं ऊपर या नीचे करके अपने ड्राइंग स्पेस पे जा सकता हूँ। इसी तरह से आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी अवेलेबल है। जैसे आपको नॉर्मल ड्राइंग करने के लिए एक शीट और कुछ टूल्स जैसे पेंसिल, रबड़ या प्रकार या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत रहती है, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास होम टैब पे काफ़ी सारे टूल दिए गए हैं जिससे हम ड्राइंग कर सकते हैं। अब यदि यहाँ ध्यान दें तो होम टैब में काफ़ी सारे ग्रुप्स शामिल हैं। क्लिपबोर्ड जिसके अंदर कट कॉपी पेस्ट है, इमेज जिसमें सेलेक्ट, रिसाइज और रोटेट जैसी कमांड्स हैं, और यहाँ पे टूल सेक्शन है जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिनके साथ मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। शेप्स का सेक्शन अलग से अवेलेबल है, और इसी प्रकार से साइज़ और कलर्स का भी सेक्शन यहाँ पे मेरे पास ग्रुप्स में दिया गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टूल सेक्शन से। किसी भी ड्राइंग को आपको सबसे पहले करने के लिए टूल्स की आवश्यकता रहती है। हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप किसी भी टूल पे माउस रखें तो वहाँ पे उसका नाम भी बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका नाम पेंसिल है, और नीचे की तरफ यदि आप देखें तो एक टूल टिप अवेलेबल हो गई है पेंसिल, जो जानकारी दे रही है। साथ ही वो ये भी जानकारी दे रही है कि यहाँ कि इस टूल को आप किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ड्रा अ फ्री फॉर्म लाइन विद द सिलेक्टेड लाइन विड्थ। आप अपनी लाइन विड्थ के अनुसार पेंसिल को प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ देखिए मेरा जो माउस का कर्सर है वो पेंसिल की शेप में तब्दील हो गया है। और यदि यहाँ ऊपर टूल्स में भी देखें, जो पेंसिल का आइकॉन है वो प्रेस्ड है, अर्थात नीचे की तरफ दबा हुआ है। इस पेंसिल टूल से मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ अपनी ड्राइंग शीट पे। जैसे यहाँ मैं कुछ भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए मैं आसानी से अपने हाथ को कहीं भी घुमाते हुए फ्री फॉर्म वे में ड्राइंग कर सकता हूँ। जब आप पेंसिल का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे साइज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आप क्लिक करें यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है लाइन का। यदि हम माउस को लाइन के ऊपर रखें तो उसका साइज़ भी बताया जाएगा। जैसे ये 1 पिक्सल है लाइन, ये 2 पिक्सल लाइन है, ये 3 और ये 4। मैं 4 पिक्सल लाइन ले लेता हूँ। अब की बार ड्रॉ करने में देखें जो लाइन है वो थोड़ा सी गाढ़ी और मोटी आ रही है, क्योंकि इसका साइज़ 4 पिक्सल हो गया है। साइज़ को मैं कभी भी दोबारा चेंज कर सकता हूँ। अब चाहे तो पेंसिल के साथ किसी कलर का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए बस मुझे पेंसिल टूल को सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ से किसी भी कलर का चुनाव करना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ देखिए मेरे पास कलर सिलेक्टेड हो गया है कलर 1 में। अब जब मैं पेंसिल से कार्य करूँगा तो रेड कलर में आएगा। मैं यहाँ इसका साइज़ 4 पिक्सल ले लेता हूँ। ये देखें मैं एक और कलर यहाँ से ले लेता हूँ। इस प्रकार आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं पेंसिल के साथ, और उससे आसानी से ड्राइंग आप कर सकते हैं।
और इसी तरह से यदि आपने कुछ ड्रॉ कर लिया है पेंसिल के साथ और आप उसे कुछ मिटाना चाहते हैं उस ड्राइंग में, तो इसके लिए आपके पास पेंसिल के बिल्कुल नीचे इरेज़र का टूल है। इरेज़र पे क्लिक करते ही देखिए उसका नाम बताया गया है आपको। मैं माउस क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इरेज़र को। अब जैसे ही इस इरेज़र को मैं डॉक्यूमेंट में लाता हूँ तो देखिए मेरे माउस का जो कर्सर है वो इरेज़र जैसी शेप में आ गया है। अब जिस लाइन के ऊपर मैं इस इरेज़र को घुमाऊंगा वो लाइन नीचे से ख़त्म होती चली जाएगी, मिटती चली जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी से हाथ को मूव करके मैं जल्दी से इरेज़र का प्रयोग कर सकता हूँ। इरेज़र का साइज़ भी छोटा बड़ा करने के लिए आप इरेज़र को सिलेक्टेड रखें और यहाँ साइज़ पर जाकर आप 4 पिक्सल का प्रयोग करें तो देखिए इरेज़र का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। फिर से इरेज़र साइज़ छोटा करने के लिए आप किसी भी पिक्सल लाइन पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल कर लिया है। इरेज़र टूल का प्रयोग करते समय एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो कलर आपके कलर ट्यूब में रहता है अर्थात जो बैकग्राउंड का कलर रहता है, इरेज़र टूल उसी कलर में ये जो डॉक्यूमेंट है उसको इरेज़ करेगा। इसको समझने के लिए हम कलर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ पे कलर चूज़ कर लेते हैं कलर 2 के लिए। अब जब इरेज़र सेलेक्ट करके मैं कुछ इरेज़ करने की कोशिश करता हूँ तो आप ध्यान दें जो आपका कलर 2 है उसी में वो इरेज़ कर रहा है। यदि आप फिर से इसे वापस वाइट कलर में चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ड्राइंग शीट का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, फिर से वाइट करने के लिए आप कलर 2 सेलेक्ट करें और वाइट कलर पे क्लिक कर दें। आप देखें फिर से वाइट में इसने साफ़ करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार से आप इरेज़र टूल का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले से बनी हुई शेप्स में कलर भर सकते हैं। उसके लिए जैसे यहाँ मेरे पास स्क्रीन पे रेक्टेंगुलर शेप अवेलेबल है और यदि मैं इसमें रंग भरना चाहता हूँ तो मैं फिल विद कलर टूल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे बस फिल विद कलर टूल को क्लिक करना है। जिस रंग से मैं इस शेप को भरना चाहता हूँ फिर उस कलर को सिलेक्ट करूँगा। मैं जिस कलर को मैं देखिए सिलेक्ट करूँगा वो कलर 1 में सिलेक्ट होता जा रहा है, अर्थात ये जानकारी दे रहा है कलर 1 की इस वक्त हमारा सिलेक्टेड कलर रेड है। जब मैं माउस को फिर से वापस ड्राइंग एरिया में लेके आता हूँ और बॉक्स के बीच में क्लिक करता हूँ तो देखिए रेक्टेंगल बॉक्स बिल्कुल रेड कलर का फिल हो गया है। इस प्रकार से फिल विद कलर का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिल विद कलर को हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, परंतु अब की बार मैं इसकी बाउंड्री को हल्का सा इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने इरेज कर दिया है। अब फिल विद कलर ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। रेड कलर मेरे पास पहले से ही सिलेक्टेड है। जैसे ही फिल करता हूँ अब की बार कलर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे ड्राइंग एरिया में फैल गया है। इसका कारण ये है कि फिल विद कलर बाउंड्रीज के साथ कार्य करता है, क्योंकि यहाँ से इसको जगह मिल गई बाहर जाने की तो इसने कलर जो है आगे की तरफ भी फैला दिया है। अब यदि मान लीजिए मुझे इस पूरी स्क्रीन को साफ़ करना है तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहले सिंपल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। आपके पास सेलेक्ट टूल यहाँ पे उपलब्ध है। मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर सकता हूँ जिस एरिया को साफ़ करना है मुझे, और कीबोर्ड पे बने हुए डिलीट बटन को प्रेस करूँगा। देखिए मेरे पास एरिया साफ़ हो गया है। यहाँ से कुछ एरिया रह गया है तो इसको मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं डिलीट करने के। आने वाले सेशन में हम उन्हें भी साथ साथ सीखेंगे। यहाँ हमने एक और रेक्टेंगुलर शेप का प्रयोग किया है फिल विद कलर को और अच्छी तरह से समझने के लिए। यहाँ यदि आप ध्यान देखें तो सबसे छोटा जो रेक्टेंगुलर है जो सबसे अंदर की तरफ है उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है। इसी तरह से उससे अगले वाले रेक्टेंगल में भी कुछ जगह खाली है और बाहर वाला जो रेक्टेंगल है वो पूरी तरह से बॉर्डर कवर्ड है। यहाँ से मैं फिल कलर ले लेता हूँ और यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि मैं इसको बीच वाले कलर में भरता हूँ ये सभी रेक्टेंगुलर्स में फैल गया है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे इसको जगह मिल गई है, परंतु यदि आप ध्यान दें तो बाहर वाला जो रेक्टेंगुलर है उससे बाहर कलर नहीं फैला है। उसका कारण ये है क्योंकि इसकी बाउंड्री पूरी कवर्ड है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप फिल कलर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ 2 कलर हैं, कलर 1 कलर 2। जब आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो कलर 1 का प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि आप माउस का राइट क्लिक करें तो देखिए कलर 2 का प्रयोग किया गया है। इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं। यहाँ मैं कलर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ। फिर से कलर 1 पे वापस आ जाता हूँ। फिल विद कलर मेरे पास सिलेक्टेड है। यदि मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करता हूँ कलर 1 उसमें फिल हो जाता है, परंतु राइट क्लिक करते ही जो कलर 2 है वो सिलेक्ट हो जाता है और उसी के साथ
वो कलर टू इसमें फिल हो जाता है। इस प्रकार से आप फिल विद कलर का प्रयोग कर सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए। अगला जो टूल हमारे पास अवेलेबल है वो है टेक्स्ट टूल के रूप में। टेक्स्ट टूल का प्रयोग करने के लिए आप केवल टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें और यहाँ नीचे दिए गए किसी भी सेक्शन में आप क्लिक करके उस टेक्स्ट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक पिक्चर्स को यहाँ पेस्ट किया हुआ है और बिल्कुल कॉर्नर में जाकर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स अवेलेबल हो जाता है डॉटेड बॉर्डर के साथ। बीच में एक कर्सर भी ब्लिंक कर रहा है जो ये जानकारी देता है कि यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। यहाँ मैं टाइप करना शुरू करता हूँ। अब यदि देखें तो मैंने टाइप कर दिया है। आप इस बॉक्स से अभी बाहर मत निकलें, बाहर निकलते ही काफ़ी सारे ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे, तो अभी हम इस डॉटेड बॉर्डर बॉक्स को ऐसे ही बना रहने देते हैं। यदि आप यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो टेक्स्ट टूल्स सेक्शन के अंतर्गत टेक्स्ट टैब एक अलग से अवेलेबल हो गई है, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, साइज़, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यदि मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ अपने टेक्स्ट का, तो इसके लिए सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, इस ड्रॉप डाउन बॉक्स को क्लिक करूँगा। मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे टेक्स्ट से रिलेटेड, फ़ॉन्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे जिस फ़ॉन्ट पे मैं माउस लेके जाऊँगा उस फ़ॉन्ट के जैसा मेरा टेक्स्ट होता जा रहा है। जिस तरह का टेक्स्ट मैं चाहता हूँ उस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके क्लिक कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं ये टेक्स्ट चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इस फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ ब्रिटानिक बोल्ड पे, तो देखिए मेरे पास ये सिलेक्ट हो गया है। इसके साथ ही मैं अपने टेक्स्ट का साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास नीचे फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है। माउस रखते ही ये जानकारी टूल टिप द्वारा आपके पास अवेलेबल है, फ़ॉन्ट साइज़। जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए माउस जिस साइज़ पे मैं लेके जाता हूँ उस तरह का साइज़ मेरे टेक्स्ट फ़ॉन्ट का हो रहा है। यहाँ मैं 28 साइज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ मेरे पास उसी साइज़ का टेक्स्ट अवेलेबल हो जाता है। इसी के साथ टेक्स्ट को मोटा करने के लिए बोल्ड ऑप्शन है। आप इसे हल्का सा टेढ़ा यानी कि इटैलिक भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट में यू से। इसी तरह से स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, यदि आप क्लिक करें तो बीच में अक्षरों की एक लाइन आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए जिस जगह से मैं जिस ऑप्शन को क्लिक करके ऑन कर रहा हूं वहीं से उस ऑप्शन को ऑफ भी किया जा सकता है। जैसे बोल्ड क्लिक किया, यहाँ से बोल्ड एनेबल हो गया है, दोबारा यदि मैं क्लिक करूं तो बोल्ड डिसेबल हो गया है। इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ बैकग्राउंड में आपके पास दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए गए हैं, ओपैक और ट्रांसपेरेंट। यदि मैं इसे ओपैक पे क्लिक कर दूं तो देखिए जो टेक्स्ट बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो गया है, और यदि मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर दूं तो सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, वाइट कलर हट गया है। तो यदि आप अपने टेक्स्ट में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके पीछे वाला हिस्सा या तस्वीर दिखाई दे, तो ट्रांसपेरेंट रखें, अन्यथा आप ओपैक भी कर सकते हैं। आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे जिस कलर पे आप माउस लेके जाएंगे वैसा कलर आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं फिर से इसे येलो कर देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ कलर अवेलेबल हो गया है। इस प्रकार से मैं टेक्स्ट ऑप्शंस का प्रयोग करके यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ। जब आपका टेक्स्ट पूरी तरह से फाइनल हो जाता है, अर्थात अपना फ़ॉन्ट सेटिंग्स आप कर लेते हैं, तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से आप यदि बाहर क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल फाइनलाइज होकर उस पिक्चर के साथ जुड़ गया है। अब आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट करने के लिए वो टेक्सचर बॉक्स ज़रूरी है। अब आप दोबारा लिख सकते हैं परंतु इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार आप टेक्स्ट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास उपलब्ध है वो है कलर पिकर के रूप में। ये माउस लेके जाएं तो यहाँ आपको दिखाई देगा। कलर पिकर से आप बनी हुई पिक्चर में से कोई भी रंग ले सकते हैं। कलर पिकर सेलेक्ट करें आप। बनी हुई पिक्चर में आप जिस रंग को आप लेना चाहते हैं उस कलर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं इस ड्रेस कलर को लेना चाहता हूँ, मैं क्लिक कर देता हूँ। वो ड्रेस कलर मेरे पास यहाँ कलर 1 में सिलेक्टेड हो गया है। अब इस कलर को यदि मैं यहाँ बॉक्स में भरना चाहता हूँ तो मुझे फिल विद कलर का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसी प्रकार से दूसरा कलर लेने के लिए फिर से कलर पिकर का प्रयोग करता हूँ मैं यहाँ से। और मान लीजिए अब की बार मैं ये रेड कलर लेना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ रेड कलर अवेलेबल हो गया है और क्लिक करते ही आप इसको फिर से फिल कर सकते हैं। कोई भी कलर पिक्चर में से लेकर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कलर पिकर आपके बनी हुई पिक्चर में से कलर्स को उठाता है और फिल करने में आपको मदद करता है।
अगला टूल जो हमारे पास अवेलेबल है वो है मैग्नीफायर के रूप में। मैग्नीफायर से आप किसी भी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस बैलून को बड़ा करके देखना चाहता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ ये पिक्चर मेरे पास जूम होके बड़ी हो जाती है। फिर से क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा और जूम बढ़ जाता है। अब साथ साथ नीचे यहाँ भी यदि देखते रहे तो 200% जूम हो गया है। फिर से एक बार क्लिक करता हूँ तो 300%, 400, इस तरह से आप जूम का लेवल बढ़ा सकते हैं और इसको आप जूम के मैक्सिमम लेवल तक लेके जा सकते हैं। यदि आप जूम लेवल को वापस लाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करना शुरू कर दीजिए। राइट क्लिक से जूम लेवल घटता चला जाएगा। नीचे आप यहाँ स्टेटस बार पे जूम स्लाइडर पे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो साइज़ है वो जूम साइज़ जो है वो छोटा होता चला जा रहा है। इस प्रकार मैं ये प्रयोग कर सकता हूँ जूम लेवल को अपनी सुविधा अनुसार। किसी भी पार्ट को या किसी भी एरिया को पिक्चर के मैं बड़ा या छोटा करके देख सकता हूँ। अगला टूल जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ब्रशेस के रूप में। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में काफ़ी सारे ब्रशेस अवेलेबल हैं जिनका प्रयोग करके आप ड्राइंग कर सकते हैं। जिस ब्रश का प्रयोग करना चाहते हैं आप उस ब्रश को क्लिक कर दीजिए। यदि आप नीचे वाले बटन पर क्लिक करें तो काफ़ी सारे ब्रशेस आपको दिखाई देंगे। इनमें से जो ब्रश आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ सिंपल ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही माउस को मूव करता हूँ लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके तो देखिए मेरे पास वो ब्रश काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह से मैं दूसरा ब्रश ले सकता हूँ कोई, और आप ड्रॉ करके इनके डिफरेंस को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एयर ब्रश है तो कुछ एयर ब्रश जैसा इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से अलग अलग ब्रशेस इफेक्ट हैं। आप किस प्रकार का इफेक्ट प्रयोग कर रहे हैं, अगर माउस रखें तो ये आपको उसका नाम भी बताएगा। जैसे ये ऑयल ब्रश है और ये जो क्रेयन है, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो ये ब्रश का कलर भी चेंज कर सकते हैं। केवल आपको कलर सेलेक्ट करना है और देखिए यहाँ पे ब्रश जो है अलग कलर में डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है उसने। इस प्रकार से आप अलग अलग ब्रशेस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप, यदि आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा के रखें जो ब्रश का साइज़ है वो बढ़ जाएगा, और यदि कंट्रोल के साथ माइनस का बटन दबा के रखें तो ब्रश का साइज़ कम हो जाएगा। कंट्रोल प्लस दबाने पे मेरे पास ब्रश का साइज़ बढ़ गया है। अब की बार देखिए बड़े रूम में ब्रश प्रयोग कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एयर ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए दूसरा ब्रश सेलेक्ट करने पे, और फिर से यदि मुझे इस ब्रश का साइज़ को छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस का मैं निशान दबाऊंगा, जिससे मेरे ब्रश का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ब्रश साइज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ साइज़ यहाँ पे पहले से डिफाइंड है उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगला ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है शेप्स के रूप में। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो काफ़ी सारी शेप्स पहले से प्री डिफाइंड अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट पेंट ऐप में। यदि यहाँ मैं मोर बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ और शेप्स भी दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। मैं इन शेप्स को प्रयोग करके अपनी ड्राइंग बना सकता हूँ। उसके लिए बस मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं 5 पॉइंट स्टार को सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे की तरफ आके माउस को लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए मैं ड्रैग करता हूँ, और जितना बड़ा या छोटा ये इमेज बनाना है वहाँ लाके मैं इसको छोड़ देता हूँ। आप देखेंगे कि छोटे छोटे पॉइंट्स भी इसके आसपास आ गए हैं जिनसे मैं दोबारा इनको रीसाइज कर सकता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से माउस को कोने पर रखें, 2 मुंह वाला माउस हो जाएगा। अंदर या बाहर की तरफ खींचे तो ये जो पिक्चर है ये जो शेप है ये रीसाइज हो जाएगी। मैं चाहूँ तो इसमें कलर भी फिल कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ सेटिंग्स को करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 सेटिंग्स दी गई हैं, आउटलाइन और फिल। आउटलाइन का अर्थ यहाँ पे इस बॉर्डर लाइन से है। यदि आउटलाइन पे क्लिक करें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। नो आउटलाइन का अर्थ है कि आउटलाइन नहीं दिखाया जाएगा। सॉलिड कलर का अर्थ है कि आउटलाइन में कलर फिल करके दिखाया जाएगा। इसके अलावा ब्रशेस वाले इफेक्ट भी यहाँ अवेलेबल हैं, जैसे कि वाटर कलर इफेक्ट है या और ऑयल इफेक्ट है। इसी तरह से फिल में भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं नीचे। फिल का अर्थ अंदर भरे हुए कलर से है। जैसे सॉलिड कलर भरने से, सॉलिड कलर को अगर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही माउस को यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ किसी भी कलर पे, तो वो कलर अंदर की तरफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। उस कलर के साथ आपका इमेज फिल हो जाता है। मैं किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए मेरे पास अंदर की तरफ ये कलर सिलेक्ट हो गया है। फिल में जाकर यदि मैं नो फिल कर दूँ तो वो कलर फिर से हट जाएगा। इसके अतिरिक्त अंदर वही ब्रश इफेक्ट्स भी आप ले सकते हैं जो ब्रश इफेक्ट्स आपके पास पहले से अवेलेबल हैं। इस प्रकार आप अपनी इमेज में कलर भी भर सकते हैं। आप आउटलाइन के साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए फिर से साइज़ पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे साइज़ अवेलेबल है, जो आप साइज़ चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। उससे आगे कलर्स का जो ग्रुप है उसमें कलर्स की जानकारी दी गई है, कलर 1, कलर 2।
कलर 1 मुख्यतः ये जो शेप्स है इनकी बॉर्डर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और कलर 2 जो है वो अंदर फिल हुआ कलर होता है। इसके अतिरिक्त आप कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। जब तक आपकी इमेज आपके पास इस बॉर्डर एरिया में सिलेक्टेड है तब तक आप इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। कलर 2 सेलेक्ट करने पे देखिए यहाँ अंदर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। फाइनली जब आपकी ये जो कलर सेक्शन है जब आप फाइनल कर लेते हैं तो बाहर क्लिक करने पे ये कलर्स फाइनल हो जाते हैं। अभी मैं इसको फाइनल नहीं कर रहा, अभी मेरे पास यहाँ पे एडिट कलर के नाम से एक ऑप्शन और अवेलेबल है। मैं एडिट कलर को सिलेक्ट करता हूँ, एक बॉक्स अलग से खुल गया है एडिट कलर्स के रूप में। बेसिक कलर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उसके अलावा कुछ कलर्स यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। जो कलर आपको चाहिए वो क्लिक करके ऐड टू कस्टम कलर में कर दीजिए। जो कलर आपका सिलेक्टेड है उसकी जगह पे आपके पास ये कलर आ जाएगा। परंतु यदि आप चाहते हैं कोई अपनी मर्जी का कलर बनाना तो इस पैनल पे माउस को मूव करना शुरू कीजिए। नीचे यहाँ देखिए कलर सॉलिड पे जो कलर आप बनाना चाहते हैं वहाँ उस कलर पे जाके माउस को छोड़ दीजिए। अगर आप कलर को हल्का या गाढ़ा यानी कि डार्क या लाइट करना चाहते हैं तो ये छोटा सा स्लाइडर दिया हुआ है, इसको ऊपर या नीचे की तरफ मूव करें। पेंट आपको ना केवल कलर दिखा रहा है बल्कि उसकी कलर कोडिंग भी जनरेट करके बता रहा है। जैसे RGB में इसकी वैल्यू रेड में 231, ग्रीन में 53 और ब्लू में 22 है। कलर फाइनल होने के बाद मैं इसको ऐड टू कस्टम कलर में कर सकता हूँ और फाइनली ओके करते ही मेरे पास वो कलर अवेलेबल हो जाएगा। पेंट ने स्वयं ही वो कलर जो सिलेक्टेड है वो इसमें फिल कर दिया है इमेज में। इस प्रकार से मैं इन कलर्स का प्रयोग कर सकता हूँ। अब हम इमेज ग्रुप के अंतर्गत ऑप्शंस की जानकारी लेते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक इमेज दी गई है ड्राइंग एरिया में। अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ उसके लिए मेरे पास सिलेक्ट टूल अवेलेबल है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूँ और एक हल्का सा बॉर्डर मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा सिलेक्शन के दौरान। जैसे ही इसे मैं छोड़ता हूँ तो देखिए मेरे पास पिक्चर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे इस टूल का प्रयोग करके मैं इस सिलेक्ट टूल से मैं काफ़ी सारे कार्य यहाँ कर सकता हूँ, जैसे कि इस पिक्चर को ऊपर या नीचे मूव करना। जब तक ये इस बॉक्स में है इसे आसानी से मूव किया जा सकता है। इसके अलावा इसे छोटा या बड़ा करने के लिए मैं माउस को यहाँ कॉर्नर पे रखूँगा और यदि मैं इसे नीचे की तरफ करूँगा तो पिक्चर छोटी हो जाएगी और जब पिक्चर बड़ी करूँगा तो पिक्चर बड़ी हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप पिक्चर छोटी करते हैं तो फ़र्क कम पड़ता है, परंतु यदि आप किसी ओरिजिनल साइज़ की पिक्चर को बड़ा करेंगे तो उसके पिक्सल्स डिस्टॉर्ट अर्थात ख़राब हो जाएंगे, जिससे फ़ोटो फटी फटी नज़र आएगी। इसलिए सिलेक्शन के दौरान ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप फ़ोटो कितना बड़ा करना चाहते हैं। सिलेक्शन हटाने के लिए आप बाहर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्शन हट जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और क्रॉप पे क्लिक करूँ तो देखिए केवल मेरे पास उस एरिया सेलेक्टेड इमेज ही अवेलेबल हो जाएगी, बाकी सारा इमेज डिलीट हो जाएगा। मैं Ctrl Z का प्रयोग करके वापस अंडू कर सकता हूँ इसको। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास रिसाइज से रिलेटेड है। रिसाइज पे क्लिक करते ही आपके पास रिसाइज एंड स्क्यू का एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। यहाँ सबसे पहले रिसाइज का ऑप्शन है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ स्क्यू का ऑप्शन है। रिसाइज और स्क्यू का बॉक्स दो भागों में बटा हुआ है। रिसाइज ऊपर वाला सेक्शन है और स्क्यू नीचे वाला सेक्शन है। यदि मैं रिसाइज ऑप्शन पर जाकर मैं यहाँ रिसाइज सेक्शन में दो तरीके से चेंज कर सकता हूँ, बाय परसेंटेज या बाय पिक्सल। परसेंटेज का अर्थ है कि कितने परसेंट मैं उस पिक्चर को बड़ा या छोटा करना चाहता हूँ और किस तरफ से। दो ऑप्शन दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टल तरफ से छोटा कर सकता हूँ या बड़ा कर सकता हूँ पिक्चर को, या वर्टिकल तरफ से बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। मान लीजिए इस पिक्चर को मैं 120% करना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल साइड से मैं 120 टाइप कर देता हूँ। अब यदि यहाँ ध्यान दे तो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो यहाँ क्लिक हो रखा है ऑप्शन। इसका अर्थ ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से बराबर ही ये पिक्चर को बड़ा या छोटा करेगा। मैं इसे ओके कर देता हूँ तो देखिए पिक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इस पिक्चर को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं फिर से रिसाइज पे, और यहाँ से अब यदि यहाँ पे मैं मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक कर दूँ और अब की बार हॉरिजॉन्टल को मैं 50% कर दूँ और ओके कर दूँ तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। हॉरिजॉन्टल वाली साइड से पिक्चर छोटा हो गया है। इस प्रकार मैं रिसाइज कर सकता हूँ पिक्चर को रिसाइज बॉक्स का प्रयोग करते हुए। ये परसेंटेज आधारित चेंजेस थे, परंतु मैं पिक्सल आधारित भी चेंज कर सकता हूँ। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं किसी जॉब के लिए तो आपके पास कई बार पिक्सल्स में फ़ोटो की जानकारी मांगी जाती है। आप उस पिक्चर को इसके साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ
जितनी पिक्सल्स की रिक्वायरमेंट बताई गई है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल 50 और वर्टिकल 63, जैसे ही ओके करता हूँ मेरी जो पिक्चर है ये उस पिक्सल साइज की हो जाएगी। तो मैं पिक्सल साइज भी चेंज कर सकता हूँ इस फोटो का इस प्रकार। मैं कंट्रोल Z करके अनडू कर लेता हूँ। मैं दोबारा इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, रिसाइज पे दोबारा जाते हैं। अब आप नीचे की तरफ यदि देखें तो स्क्यू का ऑप्शन है। स्क्यू में आप अपनी पिक्चर को किसी डिग्री पर मोड़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों तरह से। जैसे यहाँ पे मैं 20 फिल कर देता हूँ तो हॉरिजॉन्टली 20 डिग्री ये जो पिक्चर है ये स्क्यू हो जाएगा। ये देखें, कंट्रोल Z करके फिर से वापस, फिर से रिसाइज। यदि मैं वर्टिकल स्क्यू करना चाहता हूँ 40 डिग्री तो 40 यहाँ मैं फिल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखें मेरा जो पिक्चर है वो 40 डिग्री के एंगल पे स्क्यू हो गया है। इस प्रकार मैं रिसाइज ऑप्शंस के फीचर्स का प्रयोग कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल Z करके फिर से पिक्चर को नॉर्मल ऑप्शन में वापस ले आता हूँ। इसी के साथ रोटेट का एक ऑप्शन है। रोटेट में आप अपनी पिक्चर को किसी भी एंगल पे जो यहाँ दिए गए हैं मोड़ सकते हैं आप। इसके लिए सबसे पहले मैं पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, रोटेट पे क्लिक करता हूँ। रोटेट 90 डिग्री पे क्लिक करते ही पिक्चर जो है 90 डिग्री वाले एंगल पे अवेलेबल हो जाएगी। परंतु यहीं पे 190 डिग्री पे लेफ्ट में करूँगा तो मैं कुछ इस तरह से पिक्चर आ जाएगी। रोटेट 180 पे रिवर्स पिक्चर हो गई है। फ्लिप वर्टिकल में पिक्चर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चेंज होती है, जबकि हॉरिजॉन्टली आप देखें तो लेफ्ट और राइट में उस पिक्चर का बदलाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार रोटेट और फ्लिप ऑप्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं और अपनी पिक्चर को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम पेंट के सबसे इंपॉर्टेंट टूल अर्थात सेलेक्ट टूल की जानकारी लेते हैं विस्तृत रूप में। यदि आप सेलेक्ट को ऊपर से सिलेक्ट करें तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में सिलेक्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी पिक्चर को। सिलेक्ट करने के पश्चात आप आसानी से इस पिक्चर को कट कर सकते हैं अर्थात यहाँ से हटा सकते हैं। इसके लिए माउस बीच में रखें और देखें मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इस पिक्चर को जो एरिया सिलेक्टेड है उसको मैं वापस रख देता हूँ इस पिक्चर को यहाँ पे, या मैं कंट्रोल Z भी कर सकता हूँ ताकि पिक्चर अपनी जगह पे वापस आ जाए। सिलेक्ट के यदि नीचे वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आइए इनकी जानकारी लेते हैं। अब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को हमने अभी देखा, वो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन पे आप माउस को अपनी मर्जी से हाथ से घुमाएं, एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अब माउस से आप जब मूव करेंगे तो देखिए जो एरिया आपने सेलेक्ट किया था वो मूव करना शुरू हो गया है। फ्री फॉर्म में फ़ायदा ये है कि आप अपने हाथ से आसानी से जो भी चाहे एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे मूव कर सकते हैं, या उस पर कोई कमांड चलाना चाहे तो चला सकते हैं। मैं इसे कंट्रोल Z करके फिर से वापस ले आता हूँ। उसके अतिरिक्त नीचे हमारे पास सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। यदि मैं सेलेक्ट ऑल करूँ, यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो शीट के चारों तरफ एक बॉर्डर अवेलेबल हो गया है जो आपके पास यहाँ डॉटेड बॉर्डर के रूप में दिखाया जा रहा है, अर्थात पूरा का पूरा जो ड्राइंग शीट है वो सिलेक्ट हो गया है। यदि मैं अब सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन प्रेस करूं तो ये सारा एरिया जो सिलेक्टेड है वो पूरा का पूरा इमेज डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं डिलीट प्रेस करता हूं, देखिए इस प्रकार आप इसका प्रयोग करके पूरे पेज को साफ भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करके फिर से वापस आ जाता हूं। यहाँ पे सिलेक्ट में नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे है वो है इन्वर्ट सिलेक्शन। मान लीजिए मैंने थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट किया है, परंतु अब मैं इस एरिया को पूरे पेज तक फैलाना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं इन्वर्ट सिलेक्शन क्लिक करूँगा। देखिए पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया है पेज का। इसी प्रकार से आप डिलीट भी कर सकते हैं किसी चीज़ को यहाँ से क्लिक करके। मान लीजिए यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट बटन प्रेस कर देता हूँ। इमेज का वो हिस्सा डिलीट हो गया है जो सिलेक्शन में था। वापस लाने के लिए फिर से कंट्रोल Z का प्रयोग मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। मान लीजिए किसी चीज़ को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अगर मैं नीचे की तरफ लेके जाता हूँ तो पीछे का जो वाइट बैकग्राउंड का कलर है वो भी सामने दिखाई दे रहा है। यदि देखें तो येलो कलर पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि जो वाइट कलर एक्स्ट्रा सिलेक्टेड है वो भी पिक्चर के साथ आ रहा है। ऐसे केस में मैं सिलेक्ट पर जाकर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को क्लिक करूँगा तो देखिए अब की बार जो सिलेक्शन हुआ है वो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया है। इसमें वाइट बैकग्राउंड या और किसी तरह का बैकग्राउंड पिक्चर के साथ नहीं आता। तो इसमें मुझे ये आसानी हो गई है कि मेरा जो वाइट कलर है वो इस पिक्चर के साथ नहीं आएगा।
देखिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पिक्चर को नीचे लाने की कोशिश करता हूँ, तो केवल पिक्चर ही साथ में आ रही है, ना कि उसका वाइट बैकग्राउंड। तो इस तरह से मैं इस ऑप्शन को यहाँ से दोबारा ऑफ भी कर सकता हूँ, जिससे वाइट बैकग्राउंड भी साथ में वापस आ जाएगा। इस प्रकार हम सिलेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं और सिलेक्ट करके काफ़ी सारी ऑप्शंस को या कमांड्स को चला सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है क्लिपबोर्ड ग्रुप के रूप में, जिसमें कट, कॉपी और पेस्ट 3 कमांड्स अवेलेबल हैं। कट कॉपी को प्रयोग करने से पहले हमें सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पे ये दोनों कमांड इस वक्त डिसेबल्ड हैं। मैं क्लिक भी करता हूँ तो किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता इन कमांड्स के साथ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ इमेज को। यहाँ यदि मैं कट पे प्रेस करूँ, देखिए अब कट मेरे पास इनेबल हो गया है। माउस ले जाते ही यहाँ पे शॉर्टकट की जानकारी भी आपकी स्क्रीन पे है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, Ctrl+X को दबाने से वही काम होगा जो कट को प्रेस करने से होगा। अब मैं यहाँ कट को क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से जो इमेज सेलेक्टेड थी वो कट हो गई है। मैं अगर पेस्ट पे दोबारा क्लिक करूँ तो वो इमेज यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। इस तरह से इमेज को मैं एक जगह से मूव कर सकता हूँ दूसरी जगह पे कट का प्रयोग करते हुए। अगर मैं इमेज को वापस उसी जगह रखना चाहता हूँ तो Ctrl+Z का प्रयोग कर सकता हूँ। इसके अलावा आप ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू का बटन भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 बार अंडू का प्रयोग करने पर देखिए वापस इमेज वहीं पे आ गई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि फिर से आगे जाना है मुझे, तो मैं रीडू का फिर से प्रयोग यहाँ पे कर सकता हूं। तो कुछ इस प्रकार से मैं इनका प्रयोग कर सकता हूं। आइए अब बात करते हैं कॉपी की। सबसे पहले सिलेक्ट कर लें आप किसी इमेज को, कॉपी पे क्लिक करें और पेस्ट पे क्लिक करें। देखिए आपके पास इमेज पेस्ट हो गई है। अब जितनी बार आप पेस्ट पे क्लिक करते चले जाएंगे उतनी बार ये इमेज आपके पास अवेलेबल होती चली जाएगी। इस प्रकार आप कट और कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं पेस्ट के साथ। इस सेक्शन में हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट के फाइल टैब की जानकारी लेंगे। फाइल टैब पे यदि आप क्लिक करें, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है। मेन्यू में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहले 4 ऑप्शन का प्रयोग करके आप फाइलों को सेव कर सकते हैं, नया फाइल बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे न्यू कमांड से आप नई फाइल बना सकते हैं, ओपन से पुरानी कोई पेंट की फाइल सेव की हुई है उसको खोल सकते हैं, और इसी तरह से सेव और सेव एज का प्रयोग आप फाइल को सेव करने के लिए कर सकते हैं। अगला सेक्शन प्रिंटिंग और ईमेल सेंडिंग से रिलेटेड है, जिसमें आप प्रिंटिंग और ईमेल सेंड की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डेस्कटॉप की बैकग्राउंड लगाने का ऑप्शन भी पेंट में अवेलेबल है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ की जानकारी और पेंट के बारे में भी जानकारी नीचे अबाउट पेंट में अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू की, लेकिन न्यू से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पहले से ही एक इमेज मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ ऊपर की तरफ उस इमेज का नाम भी आ रहा है जो WA0034 के नाम से अवेलेबल है। यदि मैं फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास वो पिछले वाला इमेज हट जाएगा और एक ब्लैंक ड्रॉएबल स्पेस अवेलेबल हो जाएगा, जहां पे मैं अब ड्राइंग कर सकता हूं। चलिए यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ मैं स्टार बना लेता हूँ और इसके साथ कुछ मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। अब यदि मैं इस फाइल को सेव करके रखना चाहता हूँ तो इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ बाद में देख लें या प्रयोग करने के लिए। यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ ऊपर की तरफ ध्यान दें तो अभी जो फाइल का नाम है वो अनटाइटल्ड है। इसका अर्थ ये है कि अभी फाइल को कोई भी नाम नहीं रखा गया और ये फाइल को मुझे पहली बार सेव करना है। इसके लिए मैं फाइल पे जाता हूँ और सेव कमांड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप सेव कमांड पे क्लिक करते हैं आपके पास एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। यहाँ आप अपनी पिक्चर को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप लोकेशन का चुनाव भी कर सकते हैं, अर्थात आप पिक्चर को कहाँ सेव करना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। यदि आप इस सेव एज बॉक्स को देखें तो ऊपर की तरफ आप इस वक्त आप कहाँ पे हैं ये देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे यदि आप देखें तो आपके पास वो सभी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप जाकर अपनी पिक्चर को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी पिक्चर को पिक्चर्स फोल्डर के अंदर सेव करना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके पश्चात मुझे यहाँ नीचे फाइल का नाम देना है। मैं यहाँ फाइल का नाम रख देता हूँ स्टार। उसके पश्चात मुझे टाइप ऑफ फाइल बतानी है। यहाँ पे जो भी फाइल ऑफ टाइप आप चूज़ करेंगे उसके अनुसार आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी या ड्राइंग आपकी सेव हो जाएगी। मैं JPEG चुन लेता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ, यदि आप अब ऊपर की तरफ ध्यान दें टाइटल बार पे, तो इसका नाम भी दिखाई दे रहा है जो है स्टार।
जो कि पहले अनटाइटल आ रहा था। तो इस तरह से जब आप किसी फाइल को सेव कर देते हैं तो वहाँ पे अनटाइटल्ड की जगह स्टार या जो भी नाम आपने फाइल का रखा है वो आ जाएगा। अब यहाँ से मैं पेंट को फिर से क्लोज कर देता हूँ और दोबारा मैं पेंट को खोलना चाहता हूँ यहाँ से। अब मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है, लेकिन पुरानी फाइल को खोलने के लिए मुझे फाइल पे जाना है। अब की बार फाइल खोलना है, इसलिए मुझे ओपन कमांड को चुनना है। ओपन कमांड में यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल सेव जैसा डायलॉग बॉक्स ही अवेलेबल है, बस फ़र्क इतना है कि ये फाइल को ओपन करने के लिए प्रयोग करेंगे। यहाँ मुझे फिर से वही लोकेशन दिखाई जा रही है जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त। लेफ्ट साइड पे जहाँ भी आपने फाइल सेव की थी उस लोकेशन का चुनाव करें। तो पिक्चर्स लोकेशन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड पे उसका सारा कंटेंट दिखाई देगा जो भी पिक्चर्स फोल्डर के अंतर्गत है। यहाँ मुझे ध्यान है कि मेरी जो इमेज थी उसका नाम स्टार है, तो मैं सिलेक्ट करके इसे ओपन कर देता हूँ। आपके पास वही इमेज फिर से ओपन हो जाएगी जो मैंने पहले सेव की थी। आप फिर से देखेंगे यहाँ पे फिर से जानकारी ऊपर की तरफ अवेलेबल है कि आपकी जो पिक्चर है वो स्टार के नाम से पेंट की फाइल है। अब यदि मुझे इसी फाइल की एक और कॉपी सेव करनी है तो उसके लिए मैं फाइल पे दोबारा जाऊंगा, सेव एज पे क्लिक करूंगा। सेव एज से मैं एक डुप्लीकेट कॉपी सेव कर सकता हूं इसी फाइल की। जैसे स्टार के नाम से मेरे पास पहले से फाइल है, तो यहां मैं स्टार 2 के नाम से एक फाइल सेव कर देता हूं। यहां ऊपर की तरफ देखिए स्टार 2 आ गया है। फिर से एक और फाइल सेव एज करना चाहता हूं तो फिर से सेव एज। अब यदि यहां ध्यान दें आप, प्रीव्यू में आपके पास 2 फाइलें हैं, पहली स्टार और दूसरी स्टार 2। इसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ और नाम भी दे सकता हूँ। इस एग्जाम्पल को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं कुछ इसमें चेंज कर देता हूँ पिक्चर में। जैसे यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐड कर दिया है और एक कलर फिल कर दिया है। अब फाइल पे सेव एज पे दोबारा। अब यदि यहाँ पे मैं फाइल का नाम चेंज करता हूँ स्टार 3, तो एक और कॉपी सेव हो जाएगी। यदि फिर से ओपन करके देखें तो मेरे पास अब 3 पिक्चर्स हैं, पहली स्टार, दूसरी उसकी कॉपी स्टार 2, तीसरी फाइल में थोड़ा सा बदलाव है स्टार 3। तो इस तरह से आप अपनी फाइलों के वर्जन बना सकते हैं ताकि पिछली जानकारी भी आपके पास बनी रहे और नई फाइलें भी आप उससे क्रिएट करते चले जाएं। तो सेव एज से आप जितनी चाहे उतनी कॉपीज बना सकते हैं। बिल्कुल नीचे की तरफ इसके पश्चात हमारे पास प्रिंटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यदि यहाँ मैं प्रिंट के बिल्कुल लास्ट वाले एरो वाले बटन पे क्लिक करूँ तो एक मेन्यू और खुल जाता है छोटा सा, जिसमें सब 3 कमांड्स दी गई है, प्रिंट, पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू। यदि मैं प्रिंट पे क्लिक करूँ तो प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी कमांड्स मेरे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं ऊपर से प्रिंटर का चुनाव कर सकता हूँ, पेज रेंज सेट कर सकता हूँ, मैं नंबर ऑफ कॉपीज तय कर सकता हूँ यहाँ से, और प्रिंट कमांड भी दे सकता हूँ। इस कंप्यूटर में मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे प्रिंटर की जानकारी नहीं दी गई, परंतु यदि आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल है तो उसके नाम को क्लिक कर दीजिए और अपनी प्रिंटिंग सेटिंग्स कीजिए और प्रिंट निकाल लीजिए। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। फिर से प्रिंट में आपके पास पेज सेटअप की कमांड भी अवेलेबल है। पेज सेटअप में आप पेपर का साइज सेट कर सकते हैं, जैसे कि A4 साइज। नॉर्मल फोटोस्टेट का जो पेपर होता है वो A4 साइज का होता है। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा उससे पेपर एक लीगल साइज होता है। A3 पेपर A4 से बड़ा होता है, वो आप ले सकते हैं, और A5 पेपर आप जो A4 से छोटा होता है वो भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग पेपर का साइज का चुनाव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ओरिएंटेशन बता सकते हैं। पोर्ट्रेट का अर्थ है लंबाई में प्रिंटिंग आएगी, जैसा यहाँ प्रीव्यू में दिखाया गया है, और लैंडस्केप का अर्थ है चौड़ाई में प्रिंटिंग आएगी। आप चाहें तो यहाँ से मार्जिन भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ लेफ्ट का जो मार्जिन है यहाँ मैं 2.5 कर देता हूँ, तो देखिए 2.5 करने पे यहाँ प्रीव्यू में यहाँ मार्जिन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मैं बाकी मार्जिन भी सेट कर सकता हूँ अपनी प्रिंटिंग की सुविधा अनुसार। अभी मैं वापस वही मार्जिन सेट कर देता हूँ, और यदि यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ तो ये सारी सेटिंग्स मेरे पास सेव हो जाती हैं। अभी मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन को समझने के लिए मैंने एक अलग इमेज ओपन कर ली है माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। फाइल पे जाऊँगा मैं, प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को क्लिक करूँगा। अब देखेंगे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन खुल गई है।
इसमें यदि लेफ्ट साइड सबसे पहले देखें तो हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू के रूप में एक अलग टैब अवेलेबल हो गई है। इस प्रिंट प्रीव्यू टैब में सबसे लेफ्ट साइड की तरफ प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल है। यदि मैं प्रिंट पे क्लिक करूं तो वही बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा जो हमने थोड़ी देर पहले प्रिंट सेटिंग्स में देखा है। मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूं। फिर से फाइल, प्रिंट प्रीव्यू। मेरे पास अगला जो बॉक्स है पेज सेटअप, जिसकी जानकारी हमने अभी थोड़ी देर पहले ली है, परंतु यहाँ से कुछ ऑप्शन मैं और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यदि आप ध्यान से देखें तो मेरे पास ये जो इमेज है ये 2 पेजों में दिखाई जा रही है। मैं यहाँ से 1 पेज सेलेक्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे सिर्फ एक ही पेज दिखाई दे, और 2 पेजेस सेलेक्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे 2 पेजेस में ये इमेज दिखाई दे। क्योंकि इमेज बड़ी है इसलिए दूसरे पेज पे दिखाई जा रही है। अब मैं यहाँ पेज सेटअप को क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जिस प्रकार से चाहूँ प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकता हूँ। इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो देखें इस बार अब लैंडस्केप की तरह दिखाई गई है पिक्चर। फिर से पेज सेटअप पे क्लिक करता हूँ यहाँ से मैं। अब यहाँ से सेंटरिंग का ऑप्शन आप चुनाव कर सकते हैं ताकि आपकी पिक्चर जो है वो बिल्कुल सेंटर में रहे प्रिंटिंग करते समय। इसको समझने से पहले हम लोग स्केलिंग सेट कर लेते हैं। स्केलिंग का अर्थ है आपकी पिक्चर का ओरिजिनल साइज। स्केलिंग का अर्थ आपके पिक्चर के साइज को सेट करने से है प्रिंटिंग के लिए। आपके पास यहाँ पे 100% साइज दिखाया जा रहा है जो ओरिजिनल इमेज का है। यदि यहाँ मैं 50% करके ओके कर देता हूँ तो देखिए इमेज का 50% साइज ही यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। थोड़ा सा पार्ट उस पिक्चर का अगले पेज पे चला गया है। मैं पेज सेटअप पर जाकर इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, जैसे 40%। अब देखिए मेरे पास पूरी की पूरी इमेज जो है वो एक ही पेज पे आ रही है। अब मैं पेज सेटअप पे फिर से जाता हूँ। अब इस पिक्चर को मैं सेंटर में प्रिंट निकालना चाहता हूँ, बिल्कुल सेंटर में लाके पेज के। इसके लिए मैं सेंटरिंग ऑप्शन का चुनाव कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टली इसे सेंटर कर सकता हूँ और वर्टिकली इसे सेंटर कर सकता हूँ, ताकि हॉरिजॉन्टली ये लेफ्ट साइड चली जाए और वर्टिकली ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, ताकि ये सेंटर में दिखाई दे पिक्चर। जैसे ही मैं ओके करता हूँ यहाँ पे देखिए मेरी जो पिक्चर आ गई है वो बिल्कुल सेंटर में आ गई है। अब प्रिंट निकालने पर ये जो पेज है उसके बिल्कुल बीचों बीच आएगी मेरी ये जो इमेज है। इस प्रकार आप पेज सेटअप की सेटिंग कर सकते हैं। जूम इन बड़ा करके देखने के लिए इमेज को, और जूम आउट छोटा करके देखने के लिए इमेज को। इसके अतिरिक्त आपके पास क्लोज प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। यदि मैं इसे क्लिक करूँ तो मैं बाहर आ जाता हूँ नॉर्मल पेंट में। यदि फाइल पे दोबारा क्लिक करें तो नीचे की तरफ स्कैनर या कैमरा से भी आप पिक्चर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपके डिवाइस का आपके कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ जुड़ा होना ज़रूरी है। स्कैनर या कैमरे से आप उस इमेज को अपने पेंट में सीधा ला सकते हैं। इसी तरह से आप ईमेल भी सेंड कर सकते हैं इस इमेज को, परंतु इसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आउटलुक की सेटिंग्स होना ज़रूरी है। नीचे वाला ऑप्शन सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इससे अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप के बैकग्राउंड की सेटिंग कर सकता हूँ 3 तरह से, फिल, टाइल और सेंटर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे पास विंडोज़ की स्क्रीन जैसा एक बैकग्राउंड अवेलेबल है डेस्कटॉप पर। फिर से पेंट पे वापस जाता हूँ मैं, फाइल पे, सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे फिल पे क्लिक कर देता हूँ। फिर से वापस देखता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे पूरा फिल्ड इमेज उसने दिखाई दे दिया है डेस्कटॉप पर और विंडोज़ वाले बैकग्राउंड को बदल दिया है। यदि मैं फिर से फाइल पे वापस आकर सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे फिर से जाऊँ और टाइल पे क्लिक कर दूँ तो अब की बार देखिए यहाँ पे टाइल वाइज इमेज दिखाई गई है। और एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो है सेंटर। सेंटर पे क्लिक करते ही जो पिक्चर है मेरे पास वो बिल्कुल सेंटर में करने की कोशिश की गई है इस इमेज को। इस प्रकार आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं इमेज की, जैसे कि ये इमेज लास्ट टाइम कब सेव की गई, किस समय सेव की गई, हार्ड डिस्क पे इस इमेज का साइज़ क्या है, रेजोल्यूशन क्या है। आप चाहें तो जो आपके पास रूलर दिखाई दे रहा है उसकी यूनिट भी आप चेंज करके चेक कर सकते हैं। उसके लिए यूनिट यहाँ बदलना है और आप उन यूनिट्स को यहाँ भी नीचे देख सकते हैं। आप अपनी इमेज को ब्लैक एंड वाइट भी देख सकते हैं। इसके लिए ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करें और ओके कर दें। आपकी इमेज यदि उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती होगी तो आपकी इमेज बैकग्राउंड में ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, परंतु ये इमेज सेव नहीं करती इसलिए उसको उसने सेव नहीं किया। इसी तरह से नीचे पेंट के बारे में जानकारी है।
जिसमें विंडोज़ 10 के द्वारा जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट ऐप दिया गया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इसे ओके कर देता हूँ। और एग्जिट जो पेंट की सबसे लास्ट कमांड है, यदि मैं इसे क्लिक करूँ तो मैं पेंट से बाहर आ जाऊँगा। इस प्रकार हम फाइल टैब की जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए अब हम अगली टैब की जानकारी लेते हैं। अगली टैब है जो हमारी, वो है व्यू टैब। व्यू टैब में आपके पास 3 ग्रुप्स हैं, जूम, शो और हाइड और डिस्प्ले। सबसे पहले हम बात करते हैं जूम ग्रुप के अंतर्गत कमांड्स की। देखिए सबसे पहली कमांड है जूम इन। यदि मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए मेरे पास पिक्चर जो है वो बड़ी होनी शुरू हो गई है और इसको मैं जूम करके देख सकता हूँ अपनी पिक्चर को। यदि मैं इसको फिर से जूम आउट यानी कि छोटा करना चाहता हूँ तो साथ वाले ऑप्शन जूम आउट पे क्लिक करूँगा। आप जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं और वही जूम आउट के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जूम स्लाइडर ये दिखा रहा है कि पिक्चर जो है वो 50% जूम लेवल पे है। यदि मैं इसको फिर से 100% करना चाहता हूँ तो केवल यहाँ क्लिक करना है मुझे, तो जूम का लेवल जो है वो 100% हो जाएगा, जो कि ओरिजिनल पिक्चर का साइज़ भी है। इसके साथ ही व्यू में दूसरा जो ग्रुप है शो और हाइड का है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन रूलर्स है। यदि मैं रूलर पे क्लिक कर दूँ तो देखिए यहाँ पे स्केल मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। टॉप में और लेफ्ट में एक स्केल हॉरिजॉन्टल अवेलेबल हो गया है, एक स्केल मेरे पास वर्टिकली अवेलेबल हो गया है। इसके अतिरिक्त मेरे पास यहाँ पे ग्रिड लाइंस का ऑप्शन है। यदि मैं क्लिक कर देता हूँ तो पिक्चर के साथ ग्रिड्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ देखिए सारे छोटे छोटे ग्रिड्स आपके सामने दिखाई देने शुरू हो गए हैं। यदि मैं ग्रिड लाइंस ऑफ कर देता हूँ, ये ग्रिड लाइंस हट जाते हैं पिक्चर से। इसी तरह से सबसे नीचे जो स्टेटस बार दिखाई दे रही है आपको, यदि मैं स्टेटस बार को अनचेक कर दूं तो नीचे से स्टेटस बार हट गई है। फिर से वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दोबारा क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने पहले बात की थी, स्टेटस बार में आप लोकेशन देख सकते हैं माउस की। यहाँ मैं माउस को इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो नीचे भी माउस लोकेशन चेंज कर रहा है। ये लोकेशन एक्स और वाई के बेस पे दिखाई जाती है पिक्सल्स के रूप में। इस तरह से आप माउस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पिक्चर का साइज़ भी दिया गया है। यहाँ 864 विड्थ है और 1296 पिक्सल उसकी हाइट है। इसी के साथ साइज़ भी पिक्चर का साथ में दिखाया जा रहा है। इस तरह से स्टेटस बार आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन साथ साथ देता रहता है। इसी तरह से यदि इस पिक्चर को मैं पूरी स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ तो डिस्प्ले ग्रुप के अंतर्गत फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करूँगा। मेरे पास जो पिक्चर अवेलेबल है पेंट ब्रश में वो पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगी। दोबारा वापस जाने के लिए बस मुझे क्लिक करना है पिक्चर पे। मैं फिर से पेंट में वापस आ जाऊँगा। यहाँ एक ऑप्शन थंबनेल का है। यदि आपका जूम लेवल ज़्यादा हो और थंबनेल अगर आप ऑन कर दें तो यहाँ पे आपको छोटा सा प्रीव्यू दिखाया जाएगा जो जानकारी देगा आपको इमेज के थंबनेल के बारे में। जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ अपने माउस को, उसके साथ साथ ये थंबनेल जो है मुझे जानकारी दे रहा है। इस थंबनेल की लोकेशन भी मैं चेंज कर सकता हूँ अपने अनुसार। ये देखें, जो भी आप देखना चाहते हैं थंबनेल में देख सकते हैं प्रीव्यू के रूप में, कुछ इस तरह से। और यदि मैं जूम आउट करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये थंबनेल क्लोज हो जाता है। इस प्रकार आप व्यू टैब के अंतर्गत जूम, शो हाइड और डिस्प्ले ग्रुप का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट ऐप की कुछ स्मार्ट टिप्स की जानकारी लेते हैं जिससे हमारा काम और आसान हो सकता है। जैसे कि सबसे पहली टिप है क्विक एक्सेस टूल बार में अपने मनपसंद बटन को या कमांड को जोड़ना। ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। इस सेपरेटर से पहले मैं यहाँ पे अपना मनपसंद बटन या अपनी मनपसंद कमांड जोड़ सकता हूँ जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं टेक्स्ट कमांड को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं राइट क्लिक करूँगा इस पर और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक कर दूँगा। देखिए ये मेरे पास कमांड अवेलेबल हो गई है। इसका अर्थ ये है कि मैं कहीं भी किसी भी मेन्यू में काम कर रहा हूँ, मेरे पास ये अप्रोचेबल रहेगा, हमेशा मेरी एक्सेस में रहेगा। जैसे ही मैं क्लिक करके इस पर कुछ काम करता हूँ तो मेरे पास ये अवेलेबल हो जाएगा। आप यदि क्विक एक्सेस टूल बार से हटाना भी चाहते हैं किसी कमांड या किसी टूल को तो उसके लिए आप उस टूल पर या उस कमांड पर राइट क्लिक करें और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार कर दें।
जैसे आप ये करेंगे वो कमांड वहाँ से हट जाएगी। यदि आपके पास पूरा का पूरा इमेज ड्राइंग का जो पूरा का पूरा स्पेस है वो किसी इमेज से भरा हुआ है और आप उसे साफ़ करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास इमेज है जो पूरी पिक्चर पे अवेलेबल है। देखिए मैं इसको जूम आउट करके देखता हूँ, ये देखिए, और मैं इस पूरी इमेज को साफ़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए बड़ा आसान शॉर्टकट है Ctrl+A। आप जैसे ही Ctrl+A का प्रयोग करेंगे आपके पास देखिए पूरी की पूरी इमेज वाले स्पेस को, पूरे के पूरे ड्राइंग स्पेस को एक डॉटेड बॉर्डर के साथ कवर कर दिया गया है। यहाँ ध्यान से देखें आप। और अब मैं यदि डिलीट बटन का प्रयोग करूं तो सारा का सारा जो इमेज है वो साफ़ हो गया है। इस प्रकार से Ctrl+A के साथ और डिलीट के साथ आप फटाफट से सारे के सारे इमेज को डिलीट कर सकते हैं। यदि आप ब्रश के साथ डिज़ाइन करना चाहते हैं और आपको लगता है कि कर्सर का साइज़ या ब्रश का साइज़ छोटा है तो उसको आप कंट्रोल के साथ प्लस की का प्रयोग करते हुए बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो देखिए ब्रश का साइज़ छोटा होने के कारण कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन आया है, परंतु यदि मैं कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊँ तो मैं इस साइज़ को बड़ा कर सकता हूँ। इसमें मैं कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ और साथ में प्लस बटन को दबाता हूँ। अब यदि मैं ड्रॉ करता हूँ तो देखिए स्क्रीन पे साइज़ बड़ा हो गया है कर्सर का। इसी तरह से यही कार्य आप इरेज़र के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये इरेज़र का साइज़ छोटा है, परंतु यदि इरेज़र का साइज़ मुझे बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस का निशान दबाएं। इरेज़र का साइज़ बड़ा हो जाएगा। फिर से इरेज़र का साइज़ छोटा करने के लिए आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार हम कंट्रोल प्लस और माइनस के साथ साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टूल। कोई भी इमेज ड्रॉ करने पर आप उसका एक कस्टम पैटर्न भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टार ले लिया है और अब मैं इसको सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट को प्रेस करना है मुझे और उसके पश्चात शिफ्ट छोड़कर माउस को मूव करना है जल्दी जल्दी से, तो आपके पास एक पैटर्न तैयार हो जाएगा स्टार के साथ। जैसे कि तो इस प्रकार से आप एक रैंडम पैटर्न जनरेट कर सकते हैं अपनी किसी इमेज के आधार पे। यदि आप इसको स्टैम्प की तरह यूज़ करना चाहते हैं, अर्थात इसकी क्लोनिंग करना चाहते हैं या डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल प्रेस करके रखें और जहाँ पे आप इसको प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पे माउस को छोड़ें। आपके पास ये कॉपीज़ बनानी शुरू कर देगा। जैसे कि सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके रखना है और माउस को इमेज के ऊपर से हटाकर दूसरी जगह लेके जाना है। जहाँ लेके जाना है वहाँ माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए, अपने आप उसको एक क्लोनिंग या डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। कंट्रोल के साथ कॉपी या क्लोनिंग करने वाले एग्जाम्पल को हम यहाँ दोबारा समझते हैं इस फोटोग्राफ के द्वारा। यहाँ इस फोटोग्राफ पे एग्जाम्पल समझाने से पहले थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा नज़र आने वाला एरिया बन जाए। देखिए यहाँ पे एक बटन है, इस शर्ट पे जो बटन है इसको मैं डुप्लीकेट करके, इस बटन को मैं डुप्लीकेट करके शर्ट पे बाकी हिस्सों में भी लगाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले सिलेक्ट में जाके फ्री फॉर्म सिलेक्शन ले लूँगा और यहाँ से मैं उस बटन को सिलेक्ट करना शुरू करूँगा। जैसे ही सिलेक्ट हो गया है अब मैं कंट्रोल बटन प्रेस करूँगा और उसके पश्चात जहाँ जहाँ माउस में छोड़ूंगा वहाँ पे ये बटन डुप्लीकेट हो जाएगा। जैसे कि तो इस प्रकार मैं इस कंट्रोल बटन का प्रयोग करके अपनी जो इमेज मैंने सेलेक्ट की थी उसको क्लोन कर सकता हूँ, डुप्लीकेट बना सकता हूँ। अब यदि आप छोटा करके देखें इस इमेज को तो यहाँ पे इतने ध्यान से देखने में पता नहीं लगेगा कि आपने उस बटन को क्लोन किया है। तो इस प्रकार आप माइक्रोसॉफ्ट के पेंट ऐप को बेसिक्स एडिटिंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास एक इमेज दी गई है जिसका साइज 46.2 KB है। यहाँ देखें आप,
लेकिन कई बार जॉब भरते समय, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उनकी कुछ रिक्वायरमेंट रहती है कि फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए। आप ये रिसाइज़ के द्वारा सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं रिसाइज़ पिक्सल के द्वारा सेट करना चाहता हूँ। मेरे फॉर्म के लिए जो बोला गया है वो पिक्चर का साइज़ 200 बाय 300 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ और नीचे 259 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि मेंटेन एस्पेक्ट रेशो पे क्लिक किया हुआ है। इसके अतिरिक्त मेरी जो फ़ोटो का साइज़ है वो 40 KB से कम होना चाहिए। अभी मेरी फ़ोटो का साइज़ 46.2 है। मैं इसे ओके कर देता हूँ और फाइल को सेव कर देता हूँ। यदि आप ध्यान दें तो नीचे साइज़ जो है 38.1 KB हो गया है और मेरा जो फ़ोटो है उसका साइज़ भी छोटा हो गया है, जो रिक्वायर्ड साइज़ था। इस प्रकार से आप अपने फॉर्म के अनुसार अपने फ़ोटो का साइज़ छोटा कर सकते हैं।